हाँ, कि चारों तरफ की हवाओं से अलग कोई ऐसी इमारत स्वयं स्वायत्त बनाई जाए, वह तो नहीं है साहित्य। साहित्य इसी संसार में है और शायद सबसे जागतिक अनुशासन है साहित्य। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, और आप भी जानते होंगे अपने अनुभव से कि किसी किसी अगर अनुशासन को ऐसा कहा जाए, जैसे महाभारत के लिए कहा जाता है कि दुनिया का कोई अनुभव, कोई ज्ञान, कोई प्रज्ञा ऐसी नहीं है जो महाभारत में ना हो। वो ज्ञान का, विज्ञान का, प्रज्ञा का, स्मृति का एक महानतम कोश है। तो है, लेकिन वो अनुभव का भी बड़ा भारी कोश है। और हम भारतीय लोग जो हैं, वो समय की चक्रीय धारणा पर, अवधारणा पर विश्वास करते हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक वर्तुल, एक चक्रीय धारणा है कि समय जहां से चलता है वहीं लौट के आता है। हम एक सीधी रेखा नहीं, ऊर्ध्व रेखा पे जैसा हमारे पास समय था। तो आप कहते हैं कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि ये मंच है, मुझे साझा करना चाहिए। वो ये है कि आप देखेंगे कि महाभारत से कितनी सारी कथाएं निकली, और उन कथाओं में जो कोई एक बात आप कह सकते हैं, कोई एक बिंदु अगर आप बता सकते हैं, तो वो है द्वंद्व, संघर्ष। कहा जाता है ना कि कथा का जो उपजीव्य है, कथा का की जो जीवन धारा, जो प्राण तत्व है, वो यही है, द्वंद्व है, संघर्ष है। और वह संघर्ष जो आया है, और उस संघर्ष को इतिहास के रूप में कहा गया। अब आप देखिए कि हमारे समय की सबसे बड़ी बहस है एक तरीके से, जो विज्ञान के आने के बाद हम हर चीज की परख करते हैं, हम सत्यापित करते हैं, हम सत्यापन चाहते हैं हर विचार का। और विज्ञान जो है वो एक प्रविधि देता है कि आप परख के बताइए कि है कि नहीं। लेकिन इतिहास और मिथक के बीच का भेद बहुत बार मिट जाता है। तो महाभारत जो इतिहास है, वह अगर द्वंद्व लेकर आगे बढ़ता है, उसकी बहुत सारी कथाएं हैं, अनंत कथाएं, कथाएं हैं, उपकथाएं हैं, संदर्भ कथाएं हैं, बृहत कथाएं हैं, सूक्ष्म कथाएं हैं, और एक मोरल भी है, एक एक संबल है, एक नैतिकता के बहुत सारे बिंदु हैं महाभारत के भीतर। और सबसे बड़ी बात, आप भारतीय गाथा का जो रूप है, जो शक्ति है, आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि अब जब जो गाथा का रूप हमें मिलता है, जो कहानियां मिलती, उपन्यास मिलते हैं, उसमें कहने वाला जो है वो इतना निष्क्रिय नहीं हो सकता। उसको वक्ता है, उसको वाचक है, वो इतनी निष्क्रियता से बात करता है कि जब हम महाभारत का पाठ करते हैं तो हम बहुत सारी भूलें करते हैं। वो भूलें ये करते हैं कि जैसे यह जो कह रहा है ये उसका पक्ष है, यानी वह उस पक्ष में खड़ा है जो वो कह रहा है, यानी वो सबकी वैधता खुद निर्धारित करता है। हम ऐसा कहते हैं, और जब हम, और ये हमारी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी कही जाती हैं कि आप उन्हें सुनते हुए उसकी वैध अवैध स्थिति का मूल्य निर्धारित करिए। अब बताइए, यदि आप सुनिए और सुनकर बताइए कि इसमें, जैसे मान लीजिए इनका कौरव पांडवों के बीच राज्य देने न देने का जो संघर्ष, जो उन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया, उनमें पांडव सही है या कौरव सही है, ये मूल्य कथन उनकी ओर से नहीं आता है। लेकिन वो जो स्थितियां हैं जिनके कारण कौरव एक ढलान जैसी प्रकृति की ओर चले जाते हैं,
और पांडवों में ये जिद बनी रहती है कि हम नैतिक संबलों के सहारे आगे बढ़े। तो ये दोनों कथन या ये दोनों स्थितियों को कहने वाला कैसे कहता है? कहता चला जाता है। अब आप देखिए कि सच्चा कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन अपनी तरफ से वो सब खोल कर कहता है। कहने का जो ये ढंग है, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ कथा और आख्यान और गाथा की एक बड़ी परंपरा है, जिस पर एक बड़ी मोटी धूल पड़ गई थी। और अब जब धूल हटने का भी टाइम आया तो हमारे पास कई चश्मे आ गए, है ना। अब जब चश्मे आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम एक चश्मा तो समकालीनता का है। जैसे मान लीजिए कि आप समकालीनता का जो चश्मा है वो ये कहता है कि आप जो समकालीनता के मतलब का हो, जो उसके काम का हो, हम उस पाठ का पुनर्पाठ करें। ये समकालीनता का एक चश्मा है, लेकिन यह चश्मा भी बहुत ही भ्रामक है, क्योंकि कोई भी समय कैसे तय कर सकता है कि क्या काम का नहीं है। क्या वो उस महाभारत या किसी भी गाथा या किसी भी आख्यान के सारे पाठ तक पहुंच गया है? कोई भी कृति लीजिए आप, धर्मवीर भारती का अंधा युग लीजिए, आपको तो आपने पढ़ा होगा और पढ़ाया भी होगा। उसको आप देखिए कि उसका एक पाठ अस्तित्ववादी चिंतन के से खुलता है। अंधा युग और अस्तित्ववाद के भीतर एक मान लिया गया कि एक नैराश्य है, एक बंद परिस्थिति है, एक ऐसी आंख है जिसको आगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीजों की एक ठहरी हुई आलोचना करती है। आलोचनाएं कई तरह की। ठहरी हुई आलोचना वो होती है जो आगे का रास्ता ना बताए। तो अंधा युग का एक पाठ अस्तित्ववादी ढंग है। मगर आज जब आप महाभारत में अधिकार और सत्ता के संघर्ष को देखते हैं और उसमें जो क्या कहते हैं धृतराष्ट्र हैं, उनके आत्मसंघर्ष को देखते हैं और अंधा युग में आए हुए कथनों को जब याद करते हैं आप, तो आपको समझ में आता है कि धृतराष्ट्र भी इतिहास के द्वारा ड्राइव किया गया एक किरदार है और उस किरदार के भीतर सत्ता का अंधत्व एक रूपक की तरह बैठा है ना। जैसे हम अभी आपके लिए पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि मनुष्य जो है, ये संसार जो मनुष्य की संकल्पना से रचा हुआ बहुत बड़ी संकल्पना है ये संसार। ये संसार उसके हाथ में नहीं, उसका कोई वो सब मिल के कोई जोर लगा के भी संसार के भीतर उसके अपने नियम उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी जब गतिकी बनती है या उसका जो इनर्शिया तैयार होता है, उससे संसार के अपने नियम बन जाते हैं। धृतराष्ट्र को आप देखते हैं कि इतिहास के द्वारा ड्राइव किया जाता हुआ एक किरदार है, और दूसरे स्तर पर आप ये देखते हैं कि वो उसका जो अंधत्व है वो सत्ता के अंधत्व का रूपक है। आप ये देखिए कि जब सत्ता के अंधत्व का रूपक आप देखेंगे वहां पर, तब तो वो अस्तित्ववादी किरदार अर्थ नहीं है वहां पर। तो आपने देखा कि एक ही पाठ के भीतर कितने पाठ, कितने पुनर्पाठ छुपे हैं, कितने नजदीकियों से किए जाने वाले पाठ छुपे हैं। तो साहित्य की जो साहित्य ही नहीं, हमारी दुनिया भी, हम क्योंकि हम अपने संवेदन तंत्र से जितना जानते हैं वह अंतिम ज्ञान है, इसका दावा हमें नहीं करना चाहिए। और कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा करें। किसी भी महान विचारक ने ये नहीं कहा कि मैंने जो ज्ञान दिया वो आखिरी है और इसके बाद कोई ज्ञान नहीं। तो ये जो साहित्य है,
साहित्य के संदर्भ से, तो ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली, मैक्सिमम আমি পয়েন্ট বলে দিলাম আমার 40 থেকে 42 পয়েंट হবে কিন্তু আমি ज्ञान की प्रचलित प्रणालियों से अधिक सक्षम। और जब आप इस साहित्य के भीतर रचनाशीलता के संदर्भों को देखेंगे, तो रचनाशीलता का जो संदर्भ है, मैंने कहा ना कि आइवरी टावर में तो साहित्य रहता नहीं। আমি তো চলে আসবে এখন কি খেতে আসছো নাকি रचनाशीलता का एक संदर्भ ये बनता है कि आप ये देखिए कि सबसे अधिक কোথায় আসছো समय उपस्थित होता है साहित्य के भीतर। হ্যাঁ 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 लेकिन वो अखबार का समय नहीं, চলে আসো बहुत नया समय भी उपस्थित हो सकता है साहित्य के। जब कबीर साहब लिखते हैं कि रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, है ना, उसे पता था उस दिन उसकी हत्या हो, হ্যাঁ चौड़ी सड़क गली पतली थी, হ্যাঁ 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 दिन का समय घनी बदली थी। अब देखिए कि कितनी सपाटता का शिल्प था रघुवीर सहाय के पास। और ये कहा जाता है कि सपाट शिल्प के अंदर कोई अन्यार्थ नहीं दिया जा सकता, कोई रूपक नहीं दिया जा सकता, लेकिन है, रूपक है। तो इस तरह से समय उपस्थित होता है साहित्य के भीतर। और जब मैंने ये कहा कि अखबार का समय नहीं होता, वो इतिहास का समय भी नहीं होता, देश काल, ब्यौरा, विवरण, वो भी नहीं होता। होता क्या है वो होता है एक प्रति संसार, एक प्रति संसार होता है। उस प्रति संसार की रचना क्यों की जाती? वृक्ष कटिकम की रचना क्यों की गई? वसंत सेना और चारुदत्तम के बीच के नैकट्य को, प्रेम को, लालसा को दिखाने के लिए, कामना को दिखाने के लिए, या कुछ और भी था उसमें? उसमें उसके समय का कुछ था कि नहीं था? उस समय की राजतंत्र का, उस राजतंत्र की प्रवृत्तियों का, उसकी अंधता का कोई संदर्भ था कि नहीं था? अगर था तो रचनाकार ने उसको कैसे स्पर्श किया? जब हम रचनाशीलता की बात करते हैं, तो हमें रचनाशीलता के संदर्भ में समय की जो उपस्थितियां हैं उसके भीतर, उस पर बात करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। और मैं शायद ये बताना चाहती हूँ आपको कि साहित्य जो है वह, हम कह सकते हैं कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना, और वो प्रति संसार है, मान लीजिए। तो चाहता क्या है? जैसे रामदास जैसी कविता में रघुवीर साहब चाहते क्या है? आप देखिए कि रघुवीर साहब ऐसे कवि हैं हिंदी कविता के भीतर जो समय की नब्ज को वहां से पकड़ते हैं जहां से सत्ताएं निरंकुश होना शुरू कर। कहते हैं ना कि जब कोई आप इस समय तो आप बहुत कुछ देख रहे होंगे, और उसमें एक आखिरी आदमी का बयान आता है बार बार। कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो साहित्य या जो जन पक्षधर लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आखिरी आदमी का बयान, यानी जो सबसे किनारे खड़ा हुआ है उसका बयान। क्यों भाई, क्यों लूं? क्योंकि वही सबसे, वही हाशिए का हाशिया है वो, और वही मारा जाएगा या वह मार दिया गया। तो ये जो रघुवीर साहब का समय है ना, अखबार के बड़े करीब बैठे हुए आदमी थे, तो उनका जो समय है वो जो साहित्य में आ रहा है, कविता में आ रहा है, तो वह एक अलोकतांत्रिक समय के आने की पदचाप सुनाता हुआ आ रहा है। ये आपको ये सुना रहा है कि अब एक समय आ रहा है जब लोकतंत्र बहुत निस्सहाय दिखेगा, बहुत असहाय दिखेगा, वो आपको संभाल नहीं पाएगा। सब होगा, अदालतें होंगी, अस्पताल होंगे,
स्कूल होंगे, एक व्यवस्था जितने अच्छे रख रखाव में चीजों को रख सकती है वो सब होगा, मगर उस आखिरी आदमी की पहुंच वहां होगी कि नहीं, ये नहीं मालूम। तो ये व्यंग्य है, और आप देखिए कि व्यंग्य की विधा को इतनी गहरी करुणा के साथ उभारने वाला साहित्य है ये, और इस साहित्य में समय। तो मैं ये कहना चाहती थी कि दरअसल साहित्य हमारे समय के का सामना करने वाली, हमारे समय की विडंबनाओं का, विसंगतियों का सामना करने वाली आलोचनात्मक कार्रवाई। बच्चों पढ़िए, कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, महाभारत में भी आलोचनात्मक कार्रवाई। जो तत्व या जो संवेदना या जो प्रज्ञा किसी कवि को रामदास से जोड़ते हैं, उसकी यात्रा दरअसल महाभारत में शुरू हो जाती। हाशिए की पहचान का कोई संदर्भ महाभारत में मौजूद है या नहीं है? है ना? एकलव्य है, एकलव्य है, एकलव्य से छल है, द्रौपदी से छल है, कितने छल हैं, छल ही छल। तो ये जो महागाथा है महाभारत की, प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों और मनुष्य के जो पशुता से भरे गह्वर हैं, उन इलाकों की जो पहचान है वो महाभारत से शुरू हो जाती, वहीं से शुरू हो जाता है कि नैतिक अनैतिक को नैतिक कैसे बनाया जाए। हम लोग आजकल अक्सर भौचक्का हो जाते हैं, ये तो नितांत अनैतिक बात है, इसको कोई नैतिक कह कैसे सकता? ये क्या आज हो रहा है? ये बहुत पहले से हो रहा है, और हम लोग नृतत्व शास्त्र वगैरह से अगर साक्ष्य लेंगे तो जिस दिन मनुष्य ने संप्रभुता या प्रभुता या वर्चस्व की संरचना की तरफ कदम बढ़ा दिया, उसी दिन से उसके स्वर्ग के साथ एक नर्क का जन्म हुआ, उसी दिन से। तो वह स्वर्ग और वह नर्क दोनों है महाभारत में, और महाभारत को मैं अपने समय के साहित्य का सबसे बड़ा पुरखा मानती हूँ। आखिर क्या कारण है कि ये कहा जाता है, एक 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 अंधविश्वास जैसा है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, गृहस्थियां नष्ट होती। ये माना जाता है कि उसमें संघर्ष बहुत है, और जो संघर्ष है वो अपनों में है। संघर्ष तो रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी था, रामायण में भी संघर्ष था, रामचरितमानस में भी संघर्ष है। लेकिन ये जो संघर्ष है, इन संघर्षों को थोड़ा सा इनका महिमा के भीतर ढाल दिया, इन्हें उदात्त की तरफ ले जाया। ये कोशिश महाभारत में नहीं है। जो उदात्तता अर्जित है किन्हीं चरित्रों का, वो उनका अर्जित सचमुच है, क्योंकि सत्य है, वो सत्य पर कोई आपत्ति। तो बाद में जब ये माना गया, कला के दायित्व को और अधिक संबोधक बनाने के लिए, और अधिक असरदार बनाने के लिए, बाद में महाकाव्यों ने महाकाव्यात्मकता के भीतर गाथा की रचना की, महाकाव्यात्मकता के भीतर आख्यान की रचना की, और उदात्त के भीतर, आदर्श के भीतर उसको निरूपित किया। तो ये बात बदली, क्योंकि ये लगा वो समय बदल गया था ना, समय बदलता ही चला जा रहा। ये हुआ कि ये जो चीजें हैं, जो साहित्य है, ये मनुष्य के हाथ में ये बहुत बड़ा संबल है। इसके बल पर वो अपने जीवन में आदर्शों का एक स्वरूप पा सकता है।
तो इसे हमें उतना यथार्थवादी नहीं रखना चाहिए। इसके भीतर हमको जो नैतिकता के मूल्य हैं, मनुष्यता के मूल्य हैं, त्याग के मूल्य हैं, उनका स्थान बनाना चाहिए और वो बनाया गया। तो इस तरह से जो साहित्य है और जो रचनाशीलता है, वो एक लंबी परंपरा के भीतर से उसका जैसे शोध वगैरह की जो बात होती है, शोध के आयाम की बात होती है, हम अक्सर देख रहे हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत छिटपुट विषय हैं हमारे पास, बहुत ही गिने चुने विषय, और उनकी अगर आप कभी एक सर्वे करा लीजिए शोध के आधार पर हिंदी साहित्य का, तो आप एक बहुत बड़े मौलिक और बहुत मूल्यवान साहित्य से वंचित रह जाएंगे, उसका जिक्र ही नहीं होगा। उतनी मेहनत, और कभी कभी तो आपको बालू से तेल निकालना पड़ेगा, तो वहां जाएंगे क्षेत्र में। जैसे साहित्य में जब नया समय आया, जब समकालीन समय जिसको हम लोग कहते हैं, आधुनिक समय, तो जो मूल्य प्रचलित हुए वो विसंगति, विडंबना बोध, फलाना ढिमाका, आत्मपरायापन वगैरह, या संघर्ष, ये सारी चीजें मिला मिलाकर इनका एक कल्चर बनाकर सब जगह इसको आरोपित किया जाए। साहित्य को देखना है तो एक बड़े संदर्भ के साथ देखिए कि साहित्य किसी एक देश काल की उपज नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे समय की कविता है, तो इस कविता के जो गुण हैं, इस कविता के जो गुण सूत्र हैं कह लीजिए, वो हमारी आरंभिक कविताओं से होकर आए। ऐसा नहीं है स्मृति के रूप में ही नहीं, बल्कि चेतना में जो एक बल होता है, चेतना में एक जो आत्मविश्वास होता है, वो उस आदि कवि से होकर चला आया। ऐसा नहीं है कि कविता का जन्म अगर हमारी हिंदी भाषा में अब हो रहा है तो हम उस कविता के भीतर हमारी पुरखा कविता की स्मृति नहीं है, ऐसा नहीं। कितनी ही कविताओं में आप नागार्जुन की कविताएं पढ़िए, आपको कालिदास की याद कैसे नहीं आएगी? आएगी ना। आप केदारनाथ अग्रवाल को पढ़िए, आप शमशेर को पढ़िए, आपको बहुत बार नेरूदा जैसा कवि याद आए, आपको एक वैश्विक संदर्भ भी याद आए। तो ये संरचना से जुड़े हुए, संवेदना से जुड़े हुए पक्ष तो है, इसके साथ साथ इसके एक राष्ट्रीयता, एक वैश्विकता, ये सारे संदर्भ बनते हैं। और तब आपका जो काम होता है वो नया होता है, और आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद आनंद आएगा कि आपने साहित्य के किसी विधा के किसी पहलू को, से मुझे याद आता है बहुत कम लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों पर काम किया, बहुत कम लोग। स्त्री विमर्श का जब ढोल बजा है ना, तो उस ढोल में आप समझ लीजिए कि बहुत सारी बातें पितृसत्ता को खोज लिया गया कि क्या है पितृसत्ता, और उसको एक इतनी ठोस और अभेद दीवार बना के प्रस्तुत किया गया है ना, जैसे कि वो किसी एक की निर्मित, और वही उस पर प्लास्टर चढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो कैसा है, क्या है? पितृसत्तात्मकता के स्वरूपों की कोई पहचान कभी थी कि नहीं हमारे साहित्य की? बहुत बाद में लोग गए और देखा कि है ना पहचान। और सबसे मजेदार बात तो ये मिली कि स्त्रियां बहुत स्वाधीन दिखाई दी। केवल वही स्त्रियां नहीं जो पढ़ी लिखी थी, बहुत सारी स्त्रियां, वो अपनी वाल्मीकि रामायण की सीता को देखिए, बहुत सारी स्त्रियों को देखिए आप, वो स्त्रियां बहुत ही स्वाधीन हैं, वे अपने अपने निर्णय लेती हैं, अपने चुनाव करती हैं और हस्तक्षेप करती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं, समाज व्यवस्था कमजोर हुई है दूसरे कारणों से,
और एक कहते हैं ना कि एक विकृतीकरण आता गया समाज, भारतीय समाज में। इसका सामना करते हुए होता है ना कि आपको जब किसी आक्रमण से बचना है और जिंदा रहना है तो आप छुपने की कोई भी जगह तलाश सकते हैं। उसी तरह हमारी जो भारतीयता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको ये बहुत लगातार हमलों के साथ सामना करते हुए रहना पड़ा। हम लोग तो बहुत कम जान रहे हैं ना। अंग्रेजों के समय के हमलों की याद करिए, क्या हमले हुआ करते थे। इस तरह उन्होंने भारतीय मनुष्य के स्वाभिमान को नष्ट किया, उन्होंने हमारी जातीय चेतना को नष्ट किया। तो अब वहां पर हमें जो जो बचाना था, हमारी मूल व्यवस्था में एक शामिल करने की जो स्थितियां हैं, कठिन स्थितियां, उनके कारण बहुत से असर आए। मगर पितृसत्तात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले नहीं थी, या उसकी पहचान पहले नहीं थी, या उस पर हमला पहले नहीं था, या उसकी आलोचना पहले नहीं थी। बहुत जब सुभद्रा कुमारी चौहान को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो एक बड़ी नई औरत की बात करती है। बहुत सारे स्त्री विमर्श के प्रश्न आते हैं जब, तो कहते हैं कि स्त्री चाहती क्या है, वो मनुष्य की तरह होना चाहती। एक पहले आया था कि वो पुरुष की तरह होना चाहती। तो पुरुष, अगर स्त्री पराधीन है तो पुरुष भी पराधीन, और वो पराधीनता वही है पितृसत्तात्मकता। स्त्री ही उसकी निर्मिति नहीं है, पुरुष भी निर्मिति। तो फिर किसकी तरह होना है? मनुष्य की तरह, दोनों को मनुष्य की तरह। तो ये जो स्वर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान में, कहानियों में है। लेकिन आप देखिए, अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां लेंगे तो किस तरह स्वाधीनता आंदोलन का एक जागृत समय आएगा उन कहानियों में। मगर तब आप कथा वस्तु और चरित्र चित्रण पर काम नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि आयाम शोध के होने चाहिए, तो क्या फिर आप कथा वस्तु पे काम करें? तो कथा वस्तु में तो बहुत उथला काम होगा, सब निबट जाएगा, कोई नई बात ही नहीं आ पाएगी। आप उस कहानी की कैसे व्याख्या करेंगे जिस कहानी में एक स्त्री जेल से लौटी है? स्वाधीनता आंदोलन में औरतों ने भी गिरफ्तारियां दी थी, तो जेल जाने वाली औरत घर नहीं लौट पाती, एक विडंबना है। स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाले पुरुष घर लौट आते हैं, स्त्री घर नहीं लौट पाती। ये एक बहुत ही बड़ा ही प्रखर स्वर है स्त्री की स्वाधीनता के विषय में बात करने वाला। लेकिन अगर आप कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और वगैरह वगैरह पे अटकेंगे तो इसको आप नहीं निकाल पाएंगे। तब आप ये नहीं निकाल पाएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कथा चेतना है उसका संबंध किससे है, कैसे वह भविष्य की दुनिया से है, कैसे वह भविष्य के समाज से है, कैसे वह भविष्य के परिवार से है, और कैसे वह भविष्य की स्त्री से। तो इस तरह से बहुत सारे पहलू निकलते चले आते हैं साहित्य के संदर्भ से। मेरा इतना ही आशय था आपसे आज बातचीत करने का कि आपको ये समझाना कि आप तो सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, असल में कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते कुछ जुमलों के आदी हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि साहित्य एक बहुत बृहत्तर, किसी भी अनुशासन से बहुत ज्यादा बड़ा अनुशासन है, जिसके भीतर सब झांकता है। इतिहास भी झांकता है, संस्कृति भी झांकती है, भूगोल भी झांकता है, विज्ञान भी झांकता है ना। कहते हैं ना कि विज्ञान जो है हाइपोथेसिस से चलता है, और हाइपोथेसिस की सबसे गहरी और सबसे मुकम्मल और सबसे मजबूत बुनियाद अगर कहीं मिलती है साहित्य में। तो इस तरह से आप साहित्य को उसके विकसित बृहत्तर आयामों के साथ देख सकते हैं। मेरे कहने का यही
आशय था। और कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इस बारे में, लेकिन मुझे आज एक कहानी भी सुनानी है, अगर आप चाहें तो। क्योंकि अगर आप जी मैम, बिल्कुल हम इंतजार जी, मैम, करेंगे। आपने सुना सुना यस दीजिए। मैम, ये जो सुना दीजिए। इतनी लंबी भूमिका जो मैंने डाली है आपके सामने, तो इस भूमिका को समझते हुए आप मेरी कहानी में एक बड़े नए समय को देखेंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी जटिल सी कहानी, बहुत आसान नहीं है। और मैं बड़े संकोच में हूँ कि इस माध्यम पर मैं इससे कैसे कम्युनिकेट इतना कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती। बेसमेंट में खड़ी अपनी गाड़ी निकालते हुए अरुण की निगाह नितिन की गाड़ी की ओर गई। रोज ही जाती है, मगर रोज ये सोचते हुए जाती थी कि इस गाड़ी को अच्छे दामों पर निकाल देना है। मगर अच्छे दाम वाली इस बात पर कल देर रात विराम लग गया। अब गाड़ी नहीं बेचनी। क्यों नहीं बेचनी है? नितिन अब लौट कर आ रहा है। सितंबर 2006 की शुरुआत में नितिन अमेरिका गया था। गया तो वहां रहता चला गया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट हासिल करता हुआ वह वहां काफी अच्छी स्थिति में आ रहा था। उसकी नई व्यस्तता और सफलता के बारे में जब तब फोन आते रहते थे। उसी के बीच वो कहता, अरुण देख, ठीक ठाक जैसे मिले तो गाड़ी निकाल दे यार। अरुण इस ठीक ठाक पैसे पर अटक गया था। वैसे भी ये तो अरुण था ना, और अरुण नितिन नहीं था। अरुण के भीतर बाजार को अपने हिसाब से हासिल कर लेने वाला आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। इसीलिए नितिन कहता था, यही तो बड़ा ढीला है यार। मगर फिर कहता, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। सचमुच नितिन जैसे अरुण के कच्चे आत्मविश्वास की भरपाई था। वैसे अरुण भी नितिन के लिए भरपाई ही था, क्योंकि अरुण के पास एक बड़ा जीनियस दिमाग था। अरुण चुप्पा था और नितिन बोलता ही रहता था। और अब आजकल इन दोनों के बीच अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच वाली दूरी थी। नितिन अमेरिकी आईटी उद्योग में मोटा पैसा कमा रहा था। अरुण उससे थोड़ा कम मोटा पैसा यहाँ कमा रहा था हिंदुस्तान में। उसकी पत्नी अर्पिता उसके कम कमाने से काफी खुन्नस में थी, मगर अरुण के हिसाब से वो बहुत कमा रहा था। चारों तरफ आईटी कंपनियों में कमाने वालों की जेब से माल निकाल लेने के लिए बाजार फटा पड़ रहा था। बड़े शहरों का कायाकल्प हो चुका था। देखते देखते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मॉल्स, फ्लाईओवर्स वगैरह छा गए। चारों तरफ खुशबहार लोगों की भीड़ थी और देश देश का बाजार इस भीड़ के गले तक डूबा हुआ था। अभी 2 ही हफ्ते पहले नितिन ने खुश होकर बताया था कि इरा भी अपनी हॉबी क्लासेस शुरू करने जा रही। एक अच्छे एरिया में उसे जगह मिल गई है और वे उसका एडवांस भी दे चुके। मगर कल देर रात अर्पिता उस समय बेबी को सुलाकर कोई फिल्म देख रही थी और वह उस आधी रात में अपना तपता हुआ माथा ठंडा करने के लिए बाहर निकलने वाला था। अर्पिता गुर्राई थी, अपना फोन लेते जाओ। उसकी आवाज में हमेशा इतना विध्वंस होता था कि अरुण को उसकी दांतों में अपने लिए फंसा रह गया गधे शब्द भी सुनाई दे जाता। वह इन सब बातों से अप्रभावित रहना चाहता था। उस तरह के तिरस्कार की आदत पड़ गई। वो अपने काम में तो बहुत माहिर था, मगर लोगों की तरह बेबाक नहीं था, चुस्त नहीं था, चालाक नहीं था। बहुत घुटता था, बोलता नहीं था।
बोलता वो सिर्फ नितिन से था, मगर आजकल तो उससे भी कुछ नहीं कहता था। एक दूरी थी जो दोनों के बीच फैल रही थी। इन दिनों उसे लगने लगा था कि बेंगलोर की सारी ऊंची इमारतें उस पर गिरने वाली, और उसका मुंह एक प्लास्टिक की थैली में बंद है। उसका दम घुट रहा है, हवा लगातार कम हो रही है और वो हांफने लगता था। उसे एक पल को नींद आ जाती थी, और उधर नितिन उस रात फोन पर दूसरी तरफ नितिन की कटी फटी आवाज में बेशुमार गालियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज रिसीवर तोड़कर उसके चेहरे समेत बाहर निकल आएगी। उसका गला भींचने लगा और उसके भीतर से सिसकियां फूट गई। नितिन रो रहा था, क्या करूंगा मैं यार, क्या करूंगा? पता नहीं वो किससे पूछ रहा था। यह सब अब अरुण के लिए दोहरा धक्का था। अरुण तो खुद बेंच पर था। बेंच का मतलब आईटी सेक्टर में कि नौकरी जाने वाली थी, पिंक स्लिप पकड़ाई जाने वाली थी। बस किस्तों पर जुटाई गई सुविधाओं का पूरा ढांचा धम्म से बैठ जाने वाला, और अपनी पत्नी अर्पिता के लिए नकारेपन का एक और सबूत बन जाने वाला था अरुण। यह उन दोनों के साथ एक जैसा कैसे घट सकता है? वह यहाँ बेंगलोर में आईटी कंपनी में और नितिन वहां अमेरिका में। क्या आर्थिक मंदी ने सबके पैरों के नीचे से जमीन एक साथ खींच ली? नितिन कह रहा था 30 लाख आईटी प्रोफेशनल्स सड़क पर आ गए हैं। अरुण से कुछ भी कहते नहीं बना, मगर अरुण से सब कुछ कहते बनता है। अरुण पूरा व्यक्त होता है, मगर कब? शायद खुद से। वो दब्बू है और दब्बू है। यह संयोग से शायद कुछ ज्यादा था कि उसका और नितिन का साथ स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं से था। दोनों ने पूरी पढ़ाई एक साथ की और साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, नितिन अधिक चौकन्ना, अधिक कामयाब और अधिक मुखर होता गया, मगर अरुण चुप्पा था। अरुण अंतर्मुखी था, अरुण शांत था, और अरुण थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास से खाली भी था। उसे अपनी किसी बात पर अभिमान नहीं था, तेज बुद्धि पर भी। अपनी तेज बुद्धि को वो पढ़ाई से अतिरिक्त अपनी घिसाई मानता था। अरुण अपने माँ बाप की प्रौढ़ावस्था की संतान था। अजूबा यह भी हुआ कि उसके जन्म के 7 साल बाद उसका छोटा भाई अतुल पैदा हुआ। पिता उसके बड़े कठोर अध्यापक थे। घर में तमाम बंदिशें थीं। उन दोनों के ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी थी। जब वो किशोर हुआ तो कड़ाई पिता की और बढ़ गई। वे उसका सुराग लेते, उसके चेहरे को पढ़ते रहते और उसको कभी भी कहीं भी टोक देते। अगर कभी वो माँ के साथ टीवी पर फिल्में देखता हुआ मुस्कुरा देता तो पूछ लेते, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? वह निरीह सा वहां से उठकर चला जाता। माँ अपमानित सी कातर हुई पिता को देखती और वे अपनी बेपरवाही जाहिर करते। पिता की नजरें बड़ी बेधक थी। वह कहीं से लौटता वे उसे एक टक घूरते। उनका सांवला चेहरा तप सा जाता, मटमैली सी आंखों से लपटें फूटती। ये थे उसके पिता, उसके लिए हृदयहीन दिखते थे वे। वो जड़ हो जाता था। तब होता यह था कि शाम की कोचिंग के बाद वे सभी दोस्त झुंड में लौटते और उसके घर के सामने के मोड़ से अलग हो जाते। यह उस कैंपस का चौराहा था जिसके दाईं ओर के बड़े से फाटक से सब अलग अलग चले जाते। यहाँ सारे अध्यापकों के ही घर थे। पीछे वाली सड़क पर छात्रावास था। वे सब अरुण के सामने साइकिलें रोककर एक पैर धरती पर टिकाए कुछ बातें करते, कुछ ठहाके लगाते। वहां अरुण का होना जरूरी था, क्योंकि टेस्ट के सारे टेढ़े सवालों का आसान हल उसी के पास हुआ करता था। अरुण उनकी बातचीत के केंद्र में होता। अरुण मन ही मन डरा भी रहता कि कहीं पिता घर हुए तो, मगर बातों में कई कई सिलसिले हुआ करते, कुछ दबी छुपी बातें, कुछ मजा लेने वाले भाव।
तब अरुण का चेहरा लाल हो जाता। पिता का सिखाया ब्रह्मचर्य उसकी देह को कस जाता था और छिपती हुई कोई लहर उसके चेहरे पर कांपने लगती थी। पिता की नजर जैसे उसी पर पड़ती। वे गुस्सा दबाते हुए कठिन हो जाते और सीधे सवाल दाग देते, इतनी देर तक क्या आवारागर्दी चल रही। वो हकला उठता, रसोई में जाकर 2-3 गिलास पानी गटक लेता। माँ टोकती, कितनी बार कहा है, साइकिल चलाकर आने पर देह गर्म होती है, सीधे पानी न पिया करो, गला पकड़ लेगा। पिता ताना मारते, तुरंत नहीं आए हैं महाराज, घंटा भर से नीचे ठिठोली कर रहे थे। पता नहीं कोचिंग में भी कुछ पढ़ते हैं या यही ठिठोली करते। हमारा पैसा तो पेड़ पर फल रहा है ना। तब वो बहुत छोटा अनुभव करता। ये बातें उसके दिल को लगती थी। आंखें धुंधली हो आती, गले में कुछ उमड़ आता। तब नितिन उसकी ऐसी तकलीफों को साझा करता था, बांटता था। उन दोनों ने साथ साथ आईआईटी का अच्छा रैंक निकाला था। तब पिता खुश हुए थे। तब उनके सिर से जैसे कोई बोझ उतरा था। यह उन्हें अपनी साधना का फल लगा था। एक ही संस्थान में नितिन और उसने दाखिला लिया, मगर ब्रांच अलग थी। नितिन कंप्यूटर पढ़ रहा था, मगर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया। पिता चाहते थे वह भी कंप्यूटर ले, मगर उसे ये पसंद नहीं था। पिता ने तब जोर नहीं दिया था। दोनों एक ही जगह थे, ज्यादा सुविधा था, उन्हें रैगिंग भी नहीं झेलनी पड़ी। उनके एक दोस्त प्रशांत ने कहा था कि रैगिंग इतनी भी बुरी भी नहीं, वो थोड़ा आदमी को थेथर बना देती, तब सही लगता है सब। मगर जो नहीं सह पाते, उसने पूछा था। हाँ, इक्का दुक्का कहा था उसने। उसे पता था कि वह उन्हीं इक्का दुक्का वालों में है। उसके बाद उन दोनों का देश की 2 बड़ी कंपनियों में चयन हुआ। बड़े अचरज में डाल देने वाला पैकेज मिला। बधाइयों का तांता लग गया। दोनों रोमांचित थे। नितिन चिल्ला रहा था। वह संस्थान के एक एक पत्ते को, पेड़ को सुना रहा था कि उसकी शानदार नौकरी लग गई। अपना आवेश, अपनी उत्तेजना छुपाता नहीं था। वो उसे मुस्कुराता हुआ देखता रहा। उसे पिता की नरमी बड़ी अच्छी लग रही थी, मगर उसे आश्चर्य था। वे मां के साथ जुटकर उनकी सारी मनौतियों को एक एक कर पूरा करा रहे थे। उसे पहली बार यह लगा कि पिता ने उसको अपने आलिंगन में लिया था। वो तो बहुत संकोच में पड़ गया था, मगर पिता उसे सीने से चिपकाए खड़े थे। वे उसे अपने सारे सपने बता रहे थे। वह उन्हें याद रखने के लिए सुन रहा था। पिता कहते, तुम्हारा वेतन मेरे वेतन से 1000 गुना अधिक है। उसके और उसके दोस्तों की भारी कीमतें लग चुकी थी। उनके पैकेज की धूम मच गई। तभी उनसे दूर के रिश्ते में कुछ का कुछ लगने वाले कई लोग बहुत महंगी गाड़ियों में आकर उसके मामूली से घर के बरामदे में जम गए थे, और उन्हीं के साथ अर्पिता के पिता भी। उन्होंने रुपयों की एक बड़ी मोटी सी गड्डी पिता के हाथ में सरकाई थी। पिता डरे हुए थे, क्योंकि नितिन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। इसलिए पिता ने आनंद फानन में अर्पिता का रिश्ता उसके लिए स्वीकार कर दिया। उसका घर उनके घर से आई मिठाइयों से भर चुका। सबको सब पसंद था, और वह उन लोगों को पसंद था। वे लोग उसके पैकेज पर अभिभूत थे। वे लोग बहुत बड़े लोग थे। विवाह निपट गया, और इस तरह वह अपने कठिन ब्रह्मचर्य से निकलकर सीधे दाम्पत्य में गिर गया था। मगर किसी ने इसे कोई दुर्घटना नहीं समझा। अर्पिता के घर वालों की शान में अटने के लिए पिता को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, मगर वह निश्चिंत थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे का पैकेज तो बढ़ता ही रहने वाला है। घटना तो है नहीं। उनका रिटायरमेंट बहुत करीब था, मगर उन्हें कोई चिंता नहीं थी। एक बेटा कमा रहा था, दूसरा भी कमाने वाला था, और बेटी तो कोई थी नहीं। मगर अर्पिता बहुत क्लास परिवार से आई। यहाँ आते ही उसने अपना सब कुछ अपनी क्लास का जुटा लिया।
घर, गाड़ी, रहन सहन। उसकी सहायता के लिए 2-2 हेल्पर्स थी। वो हेल्पर्स भी अपनी क्लास रखती थी। जब वो इन बातों पर चकित होता तो वो चिढ़ जाती। वो चाहती कि वह भी उसकी क्लास में कस जाए, उसके सलीके का बन जाए। वो उसके ऊपर नफासत का एक फंदा डाल रही थी, मगर अरुण इसमें अट नहीं रहा था। मगर वह अब माँ बाप के भी करीब नहीं रह गया। पिता कहते, इतना महंगा फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी। पिता कहते, अभी तो अतुल को भी पढ़ाना। जवाब अर्पिता देती। पिता कहते, बैंक से लोन उठाए जा रहे हो, क्या उसका ब्याज नहीं देना है? उसमें क्यों गर्दन फंसा रहे हो? तब भी जवाब अर्पिता देती थी। धीरे धीरे सारे जवाब अर्पिता देने लगी और पिता का, माँ का, भाई का, सबका फोन आना बंद हो गया। अरुण चुप होता गया। अब नितिन भी चुप होता जा रहा था। बातें करता तो वे बड़ी ऊपरी बातें होती, कभी कभी झल्लाता था वह। अरुण, सामना करो बच्चे, चूहा बनने से काम नहीं चलेगा। अरुण समझ नहीं पाता था कि सामना किसका करना है, किससे करना है। और उसी समय यह पिंक स्लिप मिली, यानी नौकरी से छुट्टी। वह जिस दांव पर लगा था, अब वह दांव उसे खेल गया। इस महानगर में चारों तरफ तरह तरह के चूहे दौड़ रहे हैं और चूहेदानियों के मुंह खुले हुए। यह एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचने की गुंजाइश नहीं। वे लोग उस जमात के हैं जिसमें तनी हुई गर्दनें, एक टक स्क्रीन पर टिकी हुई आंखें, सिकुड़ी हुई पेशानी और दिमाग में गडमगड होते प्रोजेक्ट, दुनिया भर के क्लाइंट्स और उंगलियों पर नाचते हुए अंक। एक मुनाफे का महाजाल था पूरी दुनिया में, जो ध्वस्त होकर जमीन पर गिरा है। जमीन पर केवल वही नहीं गिरा है, और जमीन पर वह गिरा है तो शायद उठ भी जाएगा, मगर नितिन नहीं उठ पाएगा, मगर अरुण नहीं उठ पाएगा, सुमेध नहीं उठ पाएगा, एहसान नहीं उठ पाएगा, फिलिप नहीं उठ पाएगा, सुमेधा नहीं उठ पाएगी। सबकी छुट्टी हो चुकी। एहसान पार्क में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वह घर जाकर नहीं रोना चाहता था। अरुण चुप था, बहुत चुप, सपाट। उसे तो किसी ने रोका भी नहीं और न वह खुद किसी के पास गया। सब के सब महंगे तरीके के जीवन की चपेट में आ गए हैं। सब के सब अब कुचले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं उन्हें कुचलने वाली। सबसे ज्यादा अब उसे अपने सादा घर की याद आ रही। वह घर जो सोचता था कि उसकी तनख्वाह के जरिए अपनी गरीबी से उबर जाएगा। उस घर का गलियारा, उससे टिकी हुई उसकी गरीब सी साइकिल, वो जरा सी छत जिस पर पेट के बल लेटा हुआ वो पढ़ाई करता रहता था, वो सब उसे बेहद याद आ रहे। उसकी आत्मा में दुख की कोई सुरंग उतर रही थी। रात में किसी पल उसने अपने माथे पर पिता का हाथ महसूस तो किया था, तब वो सांस रोक ले रहा था। अब उसे माँ याद आ रही थी। माँ को वह निश्चिंत करना चाहता था, मगर वो दुख में डूबा हुआ था। क्या होगा अब? क्या बताना है मुझे घर पर? पिछले 1 महीने से वो बेंच पर है। अपनी प्रोफाइल के साथ वो जॉब की साइट्स पर जाता है तो उसकी आंखें धुंधली हो जाती, उसका सिर चकराता, वो बेहद डरा हुआ। कंपनी ने उसको इतनी सारी प्रशंसाएं पकड़ाई थी, उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। कभी नहीं सोचा था उसने कि उसके साथ ऐसा हो। और फिर उस एक रात, ये वही रात थी जब नितिन अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए फ्लाइट में था और वो इस कामयाब बड़े शहर के चमकते हुए, बनते हुए फ्लाईओवर पर था। आधा रास्ता बीत चुका था जब उसने अपनी माँ को फोन लगाया। वो चाहता था कि माँ ही फोन उठाए। आश्चर्य, माँ ने फोन उठा लिया। अरुण बोल रहा हूँ अम्मा, कहा उसने। कहो बाबू, कैसे याद आ गई महतारी की? माँ तंज कर रही थी। वो दुखी थी, वो जानबूझकर बेगानापन दिखा रही थी।
बेटे के कलेजे को छलनी कर देने वाले उलाहनों की कमी नहीं थी उसके पास। वो सुनता रहा। पूछा उसने, बाबू कहाँ है? दमा उखड़ा है, लेटे हैं दवाई लेके। आधी रात हो रही है, मालूम नहीं क्या तुमको? जाड़े के दिनों में दिन रहते ही अम्मा की आधी रात हो जाती थी। अरुण को याद था ये, जो कहीं बत्ती जलने पर वो घर लौटे तो उसकी खैर नहीं होती थी। ये सारी गर्माहट उसे याद आ रही थी। और अतुल कहाँ है अम्मा? उसने ताई को पूछा। सोए रहे हैं, क्या इतनी रात गए रामायण पढ़ी है? माँ उसे धिक्कार रही थी, कोस रही थी। और बाद में यही सब माँ ने सबको बहुत रो रो कर बताया था। उस फ्लाईओवर के किनारे खड़ी कार में अपने आधे शरीर से बाहर झूल आए उस नवयुवक ने अपने हाथ की नसें काट ली थी। अब वो जिंदा नहीं था। उसके फोन पर डायल हुए नंबर को मिलाया गया तो यह उसकी माँ का नंबर था। ये आखिरी नंबर था उसके फोन पर। उसकी माँ को दुर्घटना की खबर दी गई। पिता ढह गए थे, सुनी आंखों से आसमान देख रहे थे। घर लोगों की भीड़ से भरता चला आ रहा था और अतुल अपने माँ बाप के बेंगलोर जाने की तैयारी में लगा था। उस फ्लाईओवर पर लोगों ने देखा था अपने ही रक्त के कुंड में डूबे हुए अरुण को। उधर दिल्ली उतरते ही नितिन ने अरुण को फोन लगाया था, मगर घंटी बजती रह गई थी। तो ये कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। और इस कहानी के साथ बहुत सुंदर मैडम, बहुत ही मेहनत हुई, बहुत सुंदर। कोरोना काल की पूरी बहुत चित्र आपने खींच के रख दिया। कोरोना काल में जो हाल हुआ है उसका पूरा चित्र आपने खींच के अच्छा लगा बहुत अच्छा। कैंसर की वाणी से ही सुन पाए। मैं पढ़ बता पाई तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा था ना कि समय जो है वो कथा साहित्य में जब आता है तो आप ये देखिए कि इसमें एक त्रासद कहानी है, एक ये समय की आलोचना भी है। ये कहानी है ना कि कैसे समय ने युवकों को अपने हाथ का खिलौना बना व्यवस्था व्यवस्था है हमारे समय की, आर्थिक व्यवस्था है। उसने किस तरह हमारे देश के और ही नहीं बल्कि दुनिया के जो सबसे तेज दिमाग हैं आईटी उद्योग में लगाकर उनको कितना अनिश्चित, कितना डरा हुआ और कितना बेदखल जीवन से कर दिया है। इसकी तमाम कहानियां हैं इस विषय पर। और मेरी भी कहानी इसी क्रम में एक कहानी थी। और आपने इतने मन से सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेखक को और क्या चाहिए कि उसे सुना जाए, पढ़ा जाए, है ना? बहुत धन्यवाद। एक लेखिका के मुख से उसकी कहानी सुनना ये भी सौभाग्य वाली बात है, लेकिन इतनी त्रासदी वाली थी कि आंखें रो रही हैं, मन रो रहा है उसमें एंड में। इसका शीर्षक क्या दिया आपने? इसका शीर्षक है गुलाबी पर्ची। हाँ जी, गुलाबी पर्ची, पिंक स्लिप। गुलाबी पर्ची, गुलाबी जिस किसी और कैसे बेदखली का रंग बन जाता है। अनुपम जी, नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। हेलो। आपने एक बहुत ही मार्मिक और संजीदा कहानी सुनाई और यह कि आज के उपभोक्तावादी आधुनिक जीवन मूल्यों में किस तरह से आदर्शवादी मर्यादावादी मूल्यों का क्षरण हो रहा है और यह कि नई पीढ़ी के लोग जो पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त कर लेते थे अपने देश समाज संस्कृति परिवार को कैसे भोगते हैं। इसी तरह की एक कहानी खोई हुई दिशाएं भी हमने पढ़ी हुई है तो वो भी मुझे याद आई। बहुत बहुत आभार मैडम, धन्यवाद। वाचन आपने बहुत अच्छा किया।
बहुत अच्छी बात। प्रणाम मैडम। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर परशुराम कर्नाटक से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बताइए। मैम, जी। मुझे ये कहानी सुनने के बाद ऐसा लगा कि आज की जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक पथ प्रदर्शक है। जैसे कि कहा जाता है, जितनी चादर है उतनी हमें पैर पसारना चाहिए। उसको यह बहुत ही अच्छी तरह से रेखांकित करता है और हम जैसे लोगों के लिए, खास करके जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक नई दिशा दिखाने वाली कहानी है, ऐसा मुझे लगा। बहुत अच्छा है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, ललिता लोधा बोल रही हूँ। नमस्कार मैम। नमस्ते। जी जी मैम, मैं आपसे बहुत समय से परिचित हूँ। आप मेरी फेसबुक मित्र भी हैं, तो आपके रचनाक्रम से मैं परिचित होती रही हूँ। आपको शायद मेरा याद आ रहा हो, तो आपके चेहरा देख के याद आ रहा हो। तो आपके कुछ कभी कभी ब्लॉग्स लिखती हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु आज आपके मुख से रचना सुन के और भी बहुत आनंद आया। धन्यवाद मैडम, बहुत रचना मार्मिक थी आपकी। लाल रंग का बंद कर दो रिकॉर्डिंग। ललित, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मिलने जैसा मिलना नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं से तो हाँ है ही। हम ऑफलाइन होता तो आपसे मिलके और अच्छा लगता। अब ये आभासी पटल। अरे हाँ रे भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो 56 सीमाएं हैं। 14 सेकंड हुआ है। बहुत भाई अच्छा तो लगता, सच बात है। उसको क्लिक किया तो ऑन ऑफ का बटन आ रहा है। किसी साथी का कोई गाना on off प्रश्न है होता तो है ना, वो वो डबल रख वाला। सकते हैं अपना प्रश्न। बंद कर दूं? मैम प्रणाम, मेरा प्रश्न तो नहीं है।